मित्रों नमस्कार। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है धन विधेयक। इसमें मैं चर्चा करूंगी कि धन विधेयक किसे कहा जाता है, किस प्रकार की जो प्रणाली है संसद में पास करने के लिए और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, उसके पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि धन विधेयक क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, अर्थात धन विधेयक के लिए किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, उसके लिए जो प्रावधान है वह है कि जो विषय रखे गए हैं उनमें एक या एक से अधिक अगर वो उससे उन विषयों से संबंधित होता है तो उसको धन विधेयक माना जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक मानने के लिए है, पहली चीज है कि वह कर से संबंधित होना चाहिए, जो टैक्स हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। टैक्स लगाना, हटाना या उसी के साथ साथ विनियमित करना। हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा चाहे वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, समय समय पर जो कर हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं और ये जो बदलाव होते हैं उनके तहत अगर कोई विधेयक होता है तो उसे धन विधेयक के तहत रखा जाता है। दूसरा विषय है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार को जो उधार लेने से संबंधित, क्योंकि जो सरकार के द्वारा समय समय पर अगर उधार लिया जाता है तो उससे संबंधित यदि कोई विधेयक है तो वह भी धन विधेयक कहलाता है। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण है संचित निधि और आकस्मिक निधि में से धन जमा करने से संबंधित, अगर उससे निकालना है उससे संबंधित या उसकी जो कस्टडी है उसका जो संरक्षण है उससे संबंधित होता है तो उसको भी धन विधेयक के अंतर्गत लाया जाता है। जो संचित निधि है, संचित निधि से धन का विनियोग करना, एप्रोप्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसे भी धन विधेयक में, और इसके साथ साथ किसी व्यय को जो संचित निधि है उस पर अगर भारित व्यय है, अगर चार्ज एक्सपेंडिचर घोषित करना है या ऐसे व्यय को बढ़ाना है तो उसको भी धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। संचित विधि या जो लोक लेखे में कोई जो धन है उसे प्राप्त करना है या संघ या राज्य सरकारों के जो लेखे से जुड़े विषय हैं उनसे संबंधित है तो उनको भी धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ये वो विषय हैं जिन अगर इन विषयों से संबंधित कोई विधेयक है तो उस विधेयक को धन विधेयक के रूप में रखा जाता है। और जो ये धन विधेयक है जब इनसे संबंधित होता है तो यह धन विधेयक राष्ट्रपति के हम कहें सिफारिश से या पूर्व अनुमति से ही यह संसद लोकसभा में रखा जा सकता है। यह भी है कि ये जो विधेयक है धन विधेयक, इसको लोकसभा में ही रखा जाता है। एक और चीज महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर ये प्रावधान रखे गए हैं कि विधेयक कौन सा विधेयक होगा, वहीं पर ही 110 का जो भाग 2 है उसमें ये भी स्पष्ट रखा गया है कि केवल किसी विधेयक को इसलिए ही धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि अगर वो किसी संबंधित किसी जुर्माने से है या आर्थिक दंड से है तो उसे वित्त विधेयक नहीं माना जाएगा, धन विधेयक नहीं माना जाएगा, मनी बिल नहीं माना जाएगा। सेवाओं के लाइसेंस से संबंधित जो फीस है उसके साथ है तो मनी बिल नहीं है, या किसी स्थानीय जो प्राधिकारी है या निकाय है द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए जो कर से संबंधित है, अगर ये 3 कैटेगरी हैं, इन 3 कैटेगरी से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उसको मनी बिल अर्थात धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ये भी संविधान के अनुच्छेद 110 में के 2 में निहित है। अब धन विधेयक कौन सा धन विधेयक है या नहीं, इस बात पर भी संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो 103 है 110 का, उसमें जो लोकसभा का स्पीकर है उसके पास में निर्णय करने का अंतिम अधिकार होता है कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, और स्पीकर के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर स्पीकर का निर्णय होता है वो अंतिम होता है। तो अब जब ये धन विधेयक जिसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है
यहाँ पर इसे जनरली ये सरकारी विधेयक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो विधेयक है जिसे प्रस्तुत किया जाता है उसे सामान्यतः मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में धन विधेयक को रखा जाता है। लोकसभा में जो प्रक्रिया है, रखने के पश्चात उस पर बहस होती है, जहां पर सरकार के द्वारा जो धन विधेयक है उसको रखा जाता है, उसको डिफेंड किया जाता है। वहीं पर विरोधी दलों के द्वारा उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तीखी बहस होती है और इसके पश्चात ही उस पर मतदान लोकसभा में होता है। लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया के पश्चात जब वह वहां से पास हो जाता है तो वहां पर अब वो राज्यसभा में आ जाता है। राज्यसभा में जब ये धन विधेयक आता है तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर सीमित हैं, अर्थात लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पास किया गया है और उसके पश्चात वह राज्यसभा में आता है यह धन विधेयक, तो राज्यसभा उस विधेयक पर क्या उसके पास जो अधिकार हैं कि उससे संबंधित वह अपनी सिफारिशें लोकसभा को भेज सकती है या उसे जो लोकसभा ने पास किया है उसको एज इट इज वो वापस कर देती है, और अगर नहीं करती है तो उसके पास अधिक से अधिक 14 दिन का समय यहाँ पर राज्यसभा के लिए रखा गया है। अर्थात अगर लोकसभा से कोई विधेयक पास हो जाता है तो उस धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, उससे अधिक शक्तियां यहाँ पर राज्यसभा के पास में नहीं है, क्योंकि जो विधेयक है धन विधेयक वो प्रेजेंट भी लोकसभा में होता है और लोकसभा के पास में शक्तियां भी अधिक होती हैं। अब ये जो लोकसभा है उसके पास में जो यहाँ पर शक्ति हैं वो शक्ति है कि या तो जो राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में सिफारिशें की गई हैं संशोधन के लिए उनको वो स्वीकार कर ले, या वो जो सिफारिशें हैं उनको वो अस्वीकार कर ले या खारिज कर दे। दूसरी स्थिति है कि कुछ को स्वीकार कर ले, कुछ को अस्वीकार कर ले, लेकिन ये निर्भर करता है लोकसभा के ऊपर कि उन सिफारिशों को वह एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो इस प्रकार से लोकसभा जो है यहाँ पर एक मजबूत सदन के रूप में धन विधेयक के रूप में उभर कर आता है। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के पश्चात यह धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही वह पास माना जाता है। अब जो यहाँ से पास होकर वह जाता है राष्ट्रपति के उसमें जब स्पीकर उसे इसकी पुष्टि कर देते हैं धन विधेयक है, तो राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है वह है कि उसको वो स्वीकृत करें। राष्ट्रपति जो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास करके भेजा गया उसको वो स्वीकृत कर दे या उसे रोक ले। लेकिन जो तीसरी स्थिति होती है जो और सामान्य विधेयकों में होती है कि उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो ये धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है उसे सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 117 के तहत है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही वहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चूंकि उस विधेयक से पहले से अवगत होते हैं, उसमें जो प्रावधान होते हैं उनसे वो अवगत होते हैं, तो सामान्यतया यहाँ पर उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इस प्रकार से यह धन विधेयक जो है दोनों सदनों से पास होते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि जो धन विधेयक है जो संविधान का अनुच्छेद 110 है उसमें प्रावधान है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है, लोकसभा में यह रखा जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही यह उसके पास अंतिम शक्ति होती है कि उसे वो ये बताए कि धन विधेयक है या नहीं। दोनों सदनों से पास होना लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में होता है। राज्यसभा अगर असहमत भी होती है तो उसके पास में शक्तियां सीमित हैं, 14 दिन के बाद हो जाता है। संयुक्त अगर हम कहें बैठक का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भी भेजने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से यह धन विधेयक संसद में पास होता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।